नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। तो आज फिर हम एक बार जो है अपनी कक्षा कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं और उन 2 क्लासेज में हमने संसाधन क्या होता है, संसाधन का वर्गीकरण, इन बातों को डिस्कस कर लिया था। आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे कि संसाधनों का विकास, ये भी हमने पिछली क्लास में क्लियर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे एजेंडा 21, रह गया था शायद थोड़ा। हमने ये पढ़ लिया था कि रियो डी जेनेरो 1992 में एक सम्मेलन हुआ था। विश्व के 100 से भी अधिक देश एकत्रित हुए थे और उन्होंने तय किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं होती हैं उनमें से 2-3 लक्ष्य निर्धारित किए थे और उन लक्ष्यों को लेकर के फिर एक जो टारगेट बना जिसे एजेंडा 21 बताया गया। एजेंडा 21 का मतलब होता है 20th सेंचुरी के लिए, सॉरी, एजेंडा 21th सेंचुरी के लिए एक एजेंडा तय किया गया। ये क्या था इसकी देख लेते हैं। तो ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूएनसीईडी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना, यूएनडीपी की फुल फॉर्म। यूएनसीडी, बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, वो कन्वेंशन नहीं है, कॉन्फ्रेंस है। हाँ, समटाइम्स चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं तो यहाँ पे हम करेक्ट कर लेते हैं कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 क्या है? तो एक घोषणा। क्या है ये? एक घोषणा है। क्या घोषणा है? घोषणा क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये जान लो कि इस एजेंडा 21 को कब जो है 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये चीज को लेकर के इसके तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा इसको स्वीकृत किया गया था। 100 से भी अधिक राष्ट्रों के अध्यक्ष थे, इनके माध्यम से इसे जो है स्वीकृत किया गया था। इसका जो उद्देश्य है, एजेंडा 21 का जो उद्देश्य है वो है भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। सतत पोषणीय विकास जो कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके अपने विकास के जो भी पैमाने हैं उन्हें तय करेंगे, विकास की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो इसलिए सतत पोषणीय विकास हासिल करना एजेंडा 21 का उद्देश्य है। यह एक कार्यसूची है। एजेंडा 21 क्या है? एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। क्या है इसका उद्देश्य? समान हितों, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, दुनिया एक दूसरे की मदद करेगी, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। पर्यावरण की क्षति को रोकना है, गरीबी से निपटना है और रोगों को भी रोकना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन हो जाती है यहाँ पे। देखिए, स्थानीय निकाय ये जो शब्द इस्तेमाल किया गया है इसका क्या मतलब होता है, ये जब तक हमें समझ में नहीं आएगा तो हम पता नहीं चलेगा कि अपना स्थानीय एजेंडा 21 के एजेंडा 21 जो कहा जा रहा है उसका क्या मतलब है। ये जो प्रश्न है आपका 3 नंबर में आने की भरपूर संभावना रहती है। एजेंडा 21 क्या है, ऐसा ही लिखा आएगा, विवरण दीजिए। तो एजेंडा 21 क्या है हमने अभी जान लिया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें कहा गया है कि एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है। देखिए, मुख्य उद्देश्य है ये मुख्य उद्देश्य है। क्या है? स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय का मतलब होता है जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, जैसे नगर निगम, यहां पर
तो ये भी एक प्रकार की क्या होती है, सरकारें होती हैं। जैसे केंद्र की सरकार होती है जिसे संघ सरकार कहते हैं, वो पूरे देश पर शासन करती है। फिर राज्य की सरकार होती है जो एक राज्य के अंतर्गत शासन करती है। फिर उसी प्रकार से ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर पंचायत, ये जो होती हैं, ये लोकल बॉडी जो होती हैं, ये अपने उस क्षेत्राधिकार में एक प्रकार से शासन करती हैं, तो ये भी एक सरकार होती हैं। तो यहाँ पर ये एजेंडा 21 का एक मुख्य उद्देश्य है कि ये जो स्थानीय सरकारें हैं, ये एजेंडा 21 को लागू करें, एजेंडा 21 के लक्ष्यों के अनुसार अपने विकास के पैमाने तय करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, खास करके भारत में तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हम लोग ग्राम पंचायतों के लोग हैं, हम लोग छोटे शहरों के लोग हैं जहां नगर निगम है, नगर पंचायतें हैं, वहां कोई भी नगर निगम, नगर पंचायत या ग्राम पंचायतें एजेंडा 21 के लक्ष्यों को लेकर के नहीं चल रहे हैं। और इसके अलावा तमाम तरह के अलग जो है भ्रष्टाचार के पैमाने ही देखने को मिलते हैं, विकास तो थोड़ा दूर की कौड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आप एजेंडा 21 को यहाँ पे समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि ये क्या है, एक घोषणा है जिसे कब 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के तत्वावधान में राष्ट्र उद्देश्यों द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। ये क्या है, कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 निर्धारित करे। थोड़ा सा टफ है, पर अगर आप इसको याद करते हैं, अगर आप इसको सीख लेते हैं तो ये आपके काम का है बहुत लंबे समय। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं याद करने के लिए कि आप इसमें थोड़ा कीवर्ड्स को पकड़ें, इसमें आप जो है कीवर्ड्स को पकड़ें। इसमें क्या कीवर्ड्स होंगे, जैसे प्रश्न बनेगा कि एजेंडा 21 क्या है, एजेंडा 21 क्या है, तो हम लिखेंगे कि यह एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में, ठीक है, राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया है। ठीक है, स्वीकृत किया गया था। इतना याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जब हमने ये बता दिया कि क्या है, ये घोषणा, एक घोषणा है और एक कीवर्ड यहां से आएगा, यह एक कार्यसूची है। ये क्या है, एक कार्यसूची भी है और एक घोषणा भी है। तो अब इस कार्यसूची है, इस कार्यसूची का, इस घोषणा का उद्देश्य, दोनों के उद्देश्य सामने आएंगे। पहला देखिए उद्देश्य, यहां लिखा हुआ है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। पहला उद्देश्य सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ठीक है, फिर देखिए जिसका उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य क्या है, समान हित, पारस्परिक आवश्यकता और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। दूसरा उद्देश्य यहां नीचे देखिए, पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है दूसरा उद्देश्य। ये कैसे निपटेंगे, तो जो कहेंगे समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए। अगर आपसे ये नहीं याद इतना हो रहा है तो इसे यहां से यहां तक काट भी सकते हैं, बस इतना याद रख सकते हैं इसका उद्देश्य पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। तो दूसरा उद्देश्य यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा उद्देश्य भी देख लिए, एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। तो यहाँ पर ये इसकी परिभाषा हो जाएगी और ये इसके 3 उद्देश्य हो जाएंगे। इस प्रकार से ये जो है हमारा पूरा प्रश्न बन जाता है, जो कि याद करना बहुत महत्वपूर्ण है, किताब के अनुसार ही याद करना महत्वपूर्ण है, ताकि हमें पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकें। ओके, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है जो कि है संसाधन नियोजन। हमने संसाधनों का विकास पढ़ लिया था, अब हम संसाधन का नियोजन पढ़ेंगे। हमने देखा कि संसाधनों के विकास के दौरान कि जब संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाता है तो कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या थी, गरीबी अमीरी की समस्या थी, है ना। और क्या समस्याएं थी, पर्यावरणीय स्तर पे कई सारी समस्याएं थी, प्रदूषण बढ़ रहा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा था। ऐसी पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरण को लंबे स्तर पर क्षति हो रही थी। इसलिए जरूरी क्या है कि हम संसाधनों का नियोजन करें, है ना, मतलब उनका प्रबंधन करें। जब हम ये करेंगे तो ये समस्याएं क्या होंगी, कम होने लगेंगी। तो क्या है नियोजन, ये देखते हैं। संसाधन का
नियोजन। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। ठीक है, किसके लिए? विवेकपूर्ण उपयोग के लिए। अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं हम संसाधनों का, इसलिए ज्यादातर समस्याएं पैदा हो रही हैं। अगर हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें तो समस्याएं पैदा नहीं होंगी। और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए क्या चीज हमें ध्यान रखनी है? तो वो है एक नियोजन। नियोजन करना पड़ेगा। इसलिए भारत जैसे देश में जहां संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, बिल्कुल सही बात है ये। भारत जहां क्या है, संसाधनों में विविधता है। संसाधनों में विविधता का क्या मतलब है? भारत जो कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कई ऐसे राज्य हैं जहां संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में हैं और कई ऐसे राज्य हैं जहां पे संसाधन बहुत अल्प मात्रा में हैं। लेकिन कई जगह इन्हीं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विकास के स्तर में अलग अलग भिन्नता है। जैसे आप देखेंगे कि उड़ीसा जैसे राज्य में खनिज संसाधन बहुत अधिक मात्रा में है, तो वहाँ उद्योगों का भी विकास हो गया है, रोजगार की भी संभावनाएं हैं। उसी प्रकार से आप राजस्थान में देखोगे जहां खनिज संसाधन बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते हैं, तो वहां उतना अधिक जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, रोजगार की समस्याएं देखने को आती हैं। खैर ये बात है कि आजकल जो है मॉडर्न तरीके के नए नए और उद्योग धंधे पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में विकास अलग अलग हिसाब से होता रहा है। तो लेकिन फिर भी जो क्षेत्र संसाधन में पहले से संपन्न है, वहां विकास की अधिक संभावनाएं हैं। खैर असंतुलन भी है इसमें, वो बाद में देखेंगे भी क्या है। तो देखिए कि संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक क्या है, विविधता है। और यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधनों की क्या है, कमी। कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की उपलब्धता के संदर्भ में आत्मनिर्भर हैं और कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां महत्वपूर्ण संसाधनों की अत्यधिक कमी है। उदाहरण के लिए झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार हैं। कोयला और खनिज कहाँ पर पाया जाता है, पूछ लेगा, कोयला और खनिज के कहाँ प्रचुर भंडार हैं? तो ये है आपके झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इन राज्यों में। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है परंतु मूल विकास की कमी है वहां पर। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल, आधारभूत अवसंरचना, इन सब चीजों की क्या है, कमी है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग जिलों, अलग अलग जो प्रदेश हैं वहां अलग अलग प्रकार के संसाधनों में भिन्नता है। कहीं किसी प्रकार के ज्यादा अच्छे संसाधन पाए जा रहे हैं तो कहीं किसी प्रकार के ज्यादा अच्छे संसाधन पाए जा रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि भारत में संसाधन का नियोजन ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो नियोजन का मतलब क्या है, उनका प्रबंधन करना, उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि विवेकपूर्ण उपयोग करना। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, आप अगर 100 रुपए का 100 रुपए हैं, आप अगर 100 रुपए का विवेकपूर्ण उपयोग करते हैं तो हो सकता है आपके 2 दिन का खर्चा चल जाए। जैसे आप अगर सुबह शाम खाना बाहर खाते हैं तो 50 रुपए का खाना आएगा, तो आप जो है सुबह शाम करके 2 दिन खाना खा सकते हैं। 50 करके 2 दिन खाना हो जाएगा। अगर आप खाने को ध्यान में नहीं रखते हैं, आपके पास 100 ही रुपए हैं और आप कहते हैं कि नहीं मैं खाना खाऊंगा लेकिन बहुत अच्छा खाना खा लूंगा, तो 200 रुपए की एक ही दिन, एक ही समय आप खाना खा सकते हैं। 200 रुपए की कुछ ऐसी अच्छा और थाली ले सकते हैं, कोई फास्ट फूड ले सकते हैं। तो 200 रुपए को चाहें तो आप जो है एक बार में ही खत्म कर सकते हैं उसी खाने के लिए, और 200 रुपए को चाहें तो आप अपने 4 टाइम यानी 2 दिन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 200 रुपए जो कि हमारे पास एक संसाधन के रूप में था, उसको हमने अगर हमारी आवश्यकता के हिसाब से नियोजित कर लिया तो उससे हम जो है 2 दिन तक खाना खा सकते हैं। ठीक है, इसलिए नियोजन आवश्यक हो जाता है। तो लद्दाख जो क्या है, शीत मरुस्थल अन्य देशों से अलग थलग है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत में तो धनी है परंतु जल, आधारभूत अवसंरचना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की क्या पे यहाँ पे कमी है। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की क्या है, आवश्यकता है। तो हम कह सकते हैं, इससे एक प्रश्न निकल के आ जाएगा कि संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है। संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो पहला चीज कहेंगे
कि संसाधनों के विपुल उपयोग के लिए नियोजन एक सामान्य रणनीति है। दूसरा इसलिए कहेंगे कि भारत जैसे देशों में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में अधिक विभिन्नता है, विविधता है, इसलिए संसाधनों के नियोजन की आवश्यकता है। उदाहरण के रूप में कहेंगे कि भारत के कई राज्यों में प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, तो कई राज्यों में अल्प मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो खनिजों और कोयलों के भंडार में प्रचुर हैं, तो कई ऐसे राज्य हैं जो दूसरे प्रकार के संसाधन जैसे पवन ऊर्जा, जल संसाधन, इसमें जो है प्रचुर हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। और ये भी है कि राष्ट्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर भी इसमें संतुलन संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। अब इससे क्या होता है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर भी जब नियोजन करते हैं तो किसी क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए भी लगा सकते हैं, इसलिए ये क्या है, संसाधन नियोजन की आपको आवश्यकता रहती है। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए क्रियान्वयन है। देखिए क्रियान्वयन क्या है, अपने राज्य में पाए जाने वाले संसाधनों की एक सूची तैयार करें और जिन महत्वपूर्ण संसाधनों की आपके राज्य में कमी है उसकी पहचान करें। बिल्कुल, जैसे कि मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के संसाधन, अभी हमने पढ़ा था कि हमारे यहाँ कुछ खनिज पदार्थ हैं जो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें क्या है, खनिज और कोयला हमारे यहाँ क्या है, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में क्या है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन भी होंगे जहां हमारे क्षेत्र में कम पाए जाते हैं, है ना, वो बता सकते हैं आप क्या है। जैसे जल संसाधन, हमारे मालवा क्षेत्र में जल संसाधन की काफी कमी है। वहां हजारों किसान जो है हर वर्ष जल की अनुपलब्धता के कारण जब फसल नहीं हो पाती है तो आत्महत्याएं करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन से संसाधन, और भी अपने स्तर पे आप देखिए, सर्च कीजिए, रिसर्च कीजिए कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और कौन कौन से संसाधन अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये पूरे भारत में देखते हैं कि भारत में संसाधन नियोजन क्या है। तो संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान है। पहला चीज, संसाधन नियोजन क्या है, एक प्रक्रिया है, लेकिन ये थोड़ी सी जटिल है। देखिए क्या सोपान होते हैं इसमें, कि देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना होता है, पहले उसकी तालिका बनाना, पहला सोपान। इस कार्य में सर्वेक्षण, मानचित्र, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाते हैं और मापन करते हैं। संसाधनों की पहचान करते हैं किसी प्रदेश में, ये पहली चीज है। दूसरा क्या करते हैं, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल, संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करते हैं। जब विकास योजनाएं फिर लागू करते हैं तो प्रौद्योगिकी और कौशल संस्थागत विकास के बारे में सोचते हैं। संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करते हैं। तो भारत में संसाधन नियोजन के क्या सोपान है, तो 3 सोपान है। पहला, संसाधनों की पहचान करना, पहला सोपान क्या है, प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करना। दूसरा क्या है, संसाधन विकास योजनाएं लागू करना, ठीक है, लागू करना। तीसरा क्या है, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। पहला चीज पहचान करना, दूसरा विकास योजना को लागू करना, तीसरा उनमें समन्वय स्थापित करना। तो संसाधन नियोजन के ये 3 क्या होते हैं, चरण होते हैं, सोपान होते हैं। संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है ये हमने जान लिया, संसाधन नियोजन कैसे किया जाता है ये हमने जान लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है कि स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए। बिल्कुल, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश के पास बहुत अधिक संसाधन तो थे नहीं। देश जो है गरीबी की समस्या से भी जूझ रहा था। देश जो है बरसों के अंग्रेजों के द्वारा किए गए शोषण के कारण हर स्तर पर संघर्ष कर रहा था। तो हमारे पास जितने अल्पसंख्या में संसाधन थे उनका नियोजन आवश्यक था। इसलिए हम लोग क्या पहली पंचवर्षीय योजना लेके आए। 5 साल के लिए हमने कुछ प्राथमिकताएं तय की कि अपने देश के संसाधनों को 5 साल तक इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे। इस तरह से हमने प्राथमिकताओं के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई 5 साल के लिए। पहली पंचवर्षीय योजना कब बनी, 1951 में। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना रहती है। देखिए क्या होता है। तो स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। अब देखिए इसमें क्या है, किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त होती है। विकास के लिए क्या चाहिए हमें, अगर हमें किसी क्षेत्र का विकास करना है, विकास के लिए संसाधन की उपलब्धता आवश्यक शर्त होती है, ठीक है। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तन के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से विकास संभव नहीं है। ये भी एक बात है। विकास के लिए यहाँ 3 बातें बताई जा रही हैं। पहला चीज
किसी क्षेत्र में अगर विकास करना है हमें तो वहाँ संसाधन तो होने ही चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ तकनीक होनी चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, आप देखिए तीसरी चीज़ यहाँ पे संस्थाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। संस्थाएं क्या करती हैं, तकनीक को अप्लाई करती हैं, है ना, तकनीक को अप्लाई करती हैं, लागू करती हैं, इसलिए संस्थाओं का होना जरूरी है। जैसे मैं कैलारस में हूं और कैलारस के आसपास का जो क्षेत्र है वो कृषि में काफी उर्वर है और यहाँ कृषि अच्छे पैमाने पे की जा सकती है और की जा रही है। सबसे अधिक मात्रा में हमारे क्षेत्र में सरसों और गेहूं का उत्पादन होता है, लेकिन सरसों और गेहूं से संबंधित जो सेकेंडरी चीजें बननी चाहिए, यानी उद्योग धंधों का विकास बहुत अधिक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ रोजगार के साधन कम हैं। हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे क्षेत्रों में रोजगार ढूंढने जाते हैं, इसके बजाय कि हम अपने यहाँ उनको रोजगार के साधन उपलब्ध करा पाएं, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि संस्थाएं नहीं है। वो संस्थाएं जो डेवलपमेंट के लिए यहाँ काम करना चाहिए वो नहीं है। दूसरा क्या है, तकनीक। जब संस्थाएं नहीं है तो तकनीक कौन ईजाद करेगा। इसलिए हमारा जो क्षेत्र है वो रोजगार के पैमाने पर पिछड़ा हुआ है। हमारे यहाँ का जो क्षेत्र है वो आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, इन तीनों ही चरणों में पिछड़ा है। संसाधन तो है लेकिन संस्थाएं नहीं है और तकनीक नहीं है। तकनीक और संस्थाएं दोनों के अभाव के कारण हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि देश में बहुत से क्षेत्र हैं जहां जो संसाधन समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको अभी अपने कैलारस का उदाहरण दिया कि हमारे यहाँ कृषि के पैमाने पे हम लोग काफी अच्छा उत्पादन करते हैं। हर वर्ष जो है अच्छा गेहूं का उत्पादन करते हैं, सरसों का उत्पादन करते हैं, लेकिन गेहूं और सरसों का उत्पादन करके उसको मार्केट में बेच देते हैं, वो बाहर चला जाता है। ऐसा साल भर जो है हमारे यहाँ उस प्राइमरी प्रोडक्ट का यूज करके सेकेंडरी प्रोडक्ट बनाने की अगर फैक्ट्रियां हों, उसकी अच्छी व्यवस्थाएं हो रख रखाव की, तो फिर हो सकता है कि बहुत अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो पिछड़े क्षेत्रों में गिने जाते हैं संसाधन संपन्न होने के बावजूद भी। इसके विरुद्ध कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो संसाधनों में कमी है और आर्थिक रूप से विकसित हैं। बिल्कुल, ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां संसाधनों की कमी है, आर्थिक रूप से विकसित हैं। वहां पे ऐसा है कि दूसरे तरह के संसाधन या सेकेंडरी या टर्शियरी जिनको एक्टिविटीज कहते हैं अर्थव्यवस्था में, वो ज्यादा प्रभावी हो जाती हैं, ठीक है। जैसे ग्वालियर है, ग्वालियर तो ग्वालियर के आसपास कोई ऐसा प्राइमरी रिसोर्स नहीं मिलता है, लेकिन बावजूद उसके वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रियों का विकास हुआ है। मालनपुर वहां का औद्योगिक क्षेत्र है, तो उस औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्रियां लगी हैं, फैक्ट्री से लोगों को जो रोजगार मिलता है, तो उस शहर का भी विकास हुआ है और उस पूरे क्षेत्र का भी विकास हुआ है। तो संसाधन अगर नहीं है तो भी कुछ क्षेत्रों में विकास संभव है। अब देखिए, क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। बिल्कुल, ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के उन प्रदेशों के आप नाम बता सकते हैं क्या जो संसाधन संपन्न है, परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और जो संसाधन विहीन है परंतु आर्थिक रूप से विकसित है। तो बिल्कुल बताया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, ये ऐसे राज्य हैं जो संसाधन काफी प्रचुर मात्रा में यहाँ पाए जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र आर्थिक विकास में महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, केरल, तमिलनाडु, इन राज्यों से काफी पीछे हैं। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां संसाधन तो हैं लेकिन विकास नहीं हुआ है। दूसरी तरफ वो वैसे क्षेत्र हैं जैसे गुजरात है ना, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों के पास संसाधन सीमित हैं, बावजूद इसके इन राज्यों ने बहुत अधिक आर्थिक विकास किया है। तो दोनों के नाम हम बता दिए। आगे देखिए, उपनिवेशन का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश और विदेशी आक्रमणकारियों के, देखिए उपनिवेशों का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। यहाँ पे ये इतिहास का थोड़ा कंसेप्ट है, इसको हमें थोड़ा याद करना पड़ेगा कि उपनिवेश क्या होते हैं। देखिए, अंग्रेज
जो कि ब्रिटेन से आए थे। ब्रिटेन यानी यूरोप के निवासी थे। इस तरह से यूरोप में कई और भी लोग थे, कई और भी संगठन जिन्हें कंपनियां कहा जाता है, ये कंपनियों के रूप में विश्व में अलग अलग क्षेत्रों में गए और अलग अलग क्षेत्रों के उन क्षेत्रों को इन्होंने अपना घर बनाया, उपनिवेश बनाया, जहां संसाधन थे और उनका दोहन अपने राष्ट्र के लिए किया, अपने देश के लिए किया। जैसे भारत, तो भारत में अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया, 150-200 साल तक यहाँ शासन किया और भारत के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन की तरक्की के लिए किया। अब ऐसा क्यों हो पाया और क्यों भारत में अंग्रेज आए? तो उसका कारण क्या है कि भारत जो है संसाधन संपन्न देश था। ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे, इनके लिए ये आकर्षण का केंद्र बना रहा। आगे देखिए, उपनिवेशकारी देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहां प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। बिल्कुल, इससे पहले भी मैंने अभी चर्चा की थी आपसे कि किसी क्षेत्र के विकास के लिए केवल संसाधनों का होना पर्याप्त नहीं है। संसाधनों के साथ है वहां प्रौद्योगिकी का विकास और वहां संस्थाओं का विकास भी होना जरूरी है। उदाहरण दिया था अपने कैलारस का ही। ठीक है, वही चीज वापस से दोहराई जा रही है कि उपनिवेशकारी जो देश थे वो बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण कर सके। हमारे भारत के संसाधनों का ब्रिटेन ने अगर शोषण किया तो वो इसलिए कर पाए क्योंकि उनके पास तकनीक थी। उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, यानी भारत पर अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित किया। इसलिए यह कहा जा रहा है, अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं। कब देते हैं संसाधन किसी प्रदेश के विकास में योगदान? जब वहां प्रयुक्त प्रौद्योगिकी विकास मतलब तकनीकी विकास, जैसे कोयला हमारे पास था, ठीक है, लोहा हमारे पास था, कपास हमारे पास था, लेकिन कपास से कपड़ा बनाना, लोहे से औजार बनाना, है ना, कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग करना, इसकी तकनीक हमारे पास नहीं थी। तो ये तकनीक किसके पास थी? ब्रिटेन के लोगों के पास थी। ये तकनीक विदेशी लोगों के पास थी। तो इसलिए इन लोगों ने हमारे इन संसाधनों का प्रयोग करने के लिए अपने तकनीकी विकास का इस्तेमाल किया और अपने अनुसार संस्थाएं बनाई, सरकारें बनाई। ठीक है, तो संसाधन कब विकास दे सकते हैं? जब तकनीकी विकास हो। उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इन सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्य संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं था। दोबारा पढ़ो, समझो कि उपनिवेशन के विभिन्न चरणों में भारत ने इस सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। ठीक है, संसाधन विकास के मुख्यतः लोगों की संसाधनों की उपलब्धता पर ही केवल निर्भर नहीं था। वही बात फिर से दोहराई जा रही है कि संसाधन उपलब्ध होने से केवल जो है विकास नहीं हो जाता, उसके लिए प्रौद्योगिकी और मानव संसाधन की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए और ऐतिहासिक अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, मानव संसाधन का मतलब है कि हमने पहले ही पढ़ा था कि मानव खुद से क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। जैसे मैं आपके लिए तभी उपयोगी हूं ना जब मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं, जब मैं आपको टीचिंग कर पा रहा हूं। अगर मैं आपको पढ़ाऊं नहीं तो मैं आपके किसी काम का नहीं हूं, मैं कोई रिसोर्स नहीं हूं। मैं यहां अगर आपको कुछ और दूसरे तरीके की हरकतें करूं, मैं मान लो यहाँ गाना गाने लगूं, मैं यहाँ मान लो कुछ ऐसी चीजें करने लगूं जो आपकी इस पार्ट से संबंधित नहीं है, तो फिर मैं आपके किसी काम के नहीं रहूंगा इस संदर्भ में, तो मैं आपके लिए संसाधन नहीं रहूंगा। तो संसाधन क्या है कि जो हमारे काम का हो। ठीक है, तो मैं आपके काम का हूं, इसलिए मैं भी क्या हूं, आपके लिए रिसोर्स हूं। मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए आपके लिए क्या हूं, एक रिसोर्स हूं। कोई अगर डॉक्टर है तो वो भी क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। कोई इंजीनियर है तो वो क्या है, रिसोर्स है। इसलिए मनुष्य भी क्या होता है, रिसोर्स होता है, संसाधन होता है। तो ये होता है संसाधनों का नियोजन। संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? उपनिवेशों से हमने सीखा, संसाधन संपन्न संसाधन विहीन प्रदेशों के बारे में जाना। अब और देखते हैं क्या है। अच्छा, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने साथ जो है किताब, जो कि किताब है हमारे 10th की भूगोल की, उसको लेकर के बैठे हैं, उसको भी साथ साथ पढ़ते चलें, समझते चलें,
जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ वीडियो को पॉज कर लें, पहले समझ लें फिर आगे बढ़ें। भले ही मेरी क्लास जो है आधा घंटे की हो सकती है, 40 मिनट की हो सकती है, लेकिन आप पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को पॉज करके पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। संसाधनों का संरक्षण, हमने संसाधनों का नियोजन पढ़ा था अभी। नियोजन का मतलब होता है प्रबंधन, नियोजन का मतलब होता है व्यवस्थित करना, नियोजन का मतलब होता है कि हम उनका विवेकपूर्ण उपयोग करें। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि मेरे पास अगर 100 रुपए हैं और 50 रुपए का खाना अगर मुझे मिलता है एक टाइम के लिए, तो मैं 2 दिन तक खाना खा सकता हूं, है ना। ये था मेरा विवेकपूर्ण उपयोग। दूसरा, मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि आज तो मैं बहुत लग्जरी खाऊंगा, आज तो मैं ये फास्ट फूड खाऊंगा, वो फास्ट फूड खाऊंगा, तो हो सकता है कि 100 रुपए को मैं एक ही बार में खत्म कर दूं। तो जो 100 रुपए मेरे 2 दिन तक चल सकते हैं, वो 100 रुपए मेरे एक ही बार में खत्म हो सकते हैं। तो विवेकपूर्ण उपयोग इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं नियोजन। अब पढ़ते हैं संरक्षण। नियोजन जो है उसका बेहतर उपयोग करना। संरक्षण, भाई गलत उपयोग बिल्कुल न करना, गलत उपयोग करना ही नहीं, संरक्षित करना है, बढ़ावा देना है उनको, ये होता है संरक्षण। देखिए क्या है कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये तो हम समझ ही गए। परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैसा कि हमने देखा था समस्याएं हो रही थी। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण क्या है, आवश्यक है। अब अगर विवेकहीन उपयोग किया जाएगा, अतिदोहन किया जाएगा, तो संसाधनों का क्या होगा, ह्रास होगा, होगा कि नहीं। जैसे अगर वनों की कटाई बहुत अंधाधुंध तरीके से हम करते रहेंगे तो ह्रास होगा। उद्योगों का विकास, और ऐसे उद्योगों का विकास जो धुआं निकालते हैं, उनका विकास हम करते रहेंगे तो पर्यावरण प्रदूषण होगा। तो इसलिए क्या है कि संसाधनों का हमें क्या करना है, संरक्षण करना है। जैसे वनों का है तो अतिदोहन नहीं करना, कम करना है, उसको संरक्षण भी करना है। तो भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। कई सारे नेता, लीडर्स, मतलब जो लोग पर्यावरण संरक्षण की बात करते हुए आए हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियां तक दी हैं, आगे समझेंगे। उदाहरण के लिए जैसे गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों के माध्यम से व्यक्त की है। गांधी जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर रहा है। इन्होंने क्या कहा है संसाधनों के नियोजन संरक्षण के संबंध में, इन्होंने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अगर व्यक्ति लालची हो जाए तो उसकी संतुष्टि हम नहीं कर सकते। हाँ, अगर उसकी कुछ आवश्यकता है तो उसकी संतुष्टि की जा सकती है, इतने संसाधन हैं। ठीक है, अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। यह है संसाधन संरक्षण के संदर्भ में गांधी जी का तर्क। गांधी जी कहते हैं कि इतना है कि आपका पेट भरा जा सकता है, आपकी पेट ही नहीं भरी जा सकती। आगे देखिए, उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन ह्रास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये तो बहुत आगे तक चले जाते हैं, इनको पढ़ेंगे गांधी जी को तो काफी ऐसा लगेगा कि ये तो विकास के विरोधी हो जाते हैं। असल में मशीनीकरण, औद्योगिकरण, इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर गांधी जी विरोध करते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि ये जो आधुनिक प्रौद्योगिकी है ये शोषणात्मक प्रवृत्ति को बढ़ाती है। अभी मैं आपको ये कह रहा था कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, इसका कारण ये है कि हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, संस्थाएं नहीं है, संसाधन तो हैं। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि नहीं, आपको प्रौद्योगिकी की आवश्यकता ही नहीं है। फिर ये विकास की परिभाषा अलग तरीके से देते हैं, वो उनका अपना नेचर है, उसको वही रहने दीजिए। लेकिन हम ये समझते, ये इतना समझ सकते हैं कि अगर हम लालची हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, तो हमारी प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, शोषणकारी हो जाती है। अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे गांधी जी, और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। जन समुदाय द्वारा उत्पादन, अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अत्यधिक उत्पादन के वो क्या थे, विरोधी थे। मतलब लोगों की आवश्यकताओं को बाजार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे गांधी जी। गांधी जी चाहते थे कि लोगों की आवश्यकताओं के हिसाब से उत्पादन हो और बड़े पैमाने पर हो। ठीक है, तो यह है संसाधन संरक्षण जो कि हमने अभी देखा। ठीक है, अब यहाँ पे और भी चीजें, एक जो नई बात है थोड़ी सी आपको जान लेनी चाहिए, ज्ञानवर्धक चीजें होती हैं
कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भारत में गांधी जी ने संसाधन के संरक्षण के लिए बातें कही हैं, उसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संसाधन के संरक्षण के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं। यहाँ देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। ये बात तो दुनिया में सभी लोगों को समझ में आ गई थी कि अगर संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया जाएगा, अतिदोहन किया जाएगा, तो पर्यावरण संकट सहित तमाम ऐसी समस्याएं पैदा होंगी जो मानव के अस्तित्व को खतरा पैदा करेंगी। इसलिए वैश्विक स्तर पर कई प्रयास हुए, जिसमें सबसे पहला जो प्रयास हुआ है वो क्लब ऑफ रोम के द्वारा 1968 में हुआ। दूसरा, उसके बाद 1976 में सोमेश्वर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की। अब ये आपसे पूछ लिया जाता है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी किताब है, तो उत्तर आएगा सोमेश्वर की। ये किससे संबंधित है, तो लिखा आएगा यहाँ पे संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण से संबंधित है। तो पहला प्रयास क्लब ऑफ रोम ने 1968 में किया था। दूसरा प्रयास यहां में देखने को मिलता है स्माइल इज ब्यूटीफुल के माध्यम से, जिसमें गांधी जी की बात को दोहराया गया। तीसरा जो है 1987 में ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। ब्रंटलैंड आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी 1987 में। ठीक है, उसने जो है संसाधन संरक्षण के बारे में बातें कही, और इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना भी प्रस्तुत की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो मैंने इससे पहले आपको समझाई थी, वो उसका मूल बात जो है सतत पोषणीय विकास की जो बात, वो ब्रंटलैंड आयोग से ही आई है। ब्रंटलैंड आयोग 1987। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब ये जो रिपोर्ट थी ब्रंटलैंड आयोग की, इसकी रिपोर्ट का नाम भी आप जान लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर, ये शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई थी ये वाली किताब। ब्रंटलैंड आयोग की बुक जो है यहाँ पे कैसा 1987 में ब्रंटलैंड आयोग ने जो किताब प्रकाशित थी वो क्या थी, हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर। और स्माइल इज ब्यूटीफुल किसकी है, सोमेश्वर की। ठीक है, इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 में। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरो में। ठीक है, इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। इसमें और क्या तय हुआ था, एजेंडा 21। ठीक है, एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 कब, 1992 में। कहाँ, वही रियो डी जेनेरो। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि रिसोर्सेज संसाधन की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने इतने लेक्चर्स में अभी समाप्त कर ली हैं, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के प्रकार पढ़ लिए थे, वर्गीकरण पढ़ लिया था, संसाधनों का नियोजन हमने अभी पढ़ लिया, और संसाधनों का संरक्षण हमने पढ़ लिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि संसाधनों का विकास कैसे किया जाता है, संसाधन का विकास क्यों आवश्यक है। इतनी सारी बातें संसाधनों के बारे में हमने क्लियर कर ली है। इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको हम लोग बाद में एक नोट्स के रूप में दे देंगे, आप उससे पढ़ लीजिएगा, और प्रश्न भी हम उसके माध्यम से, जो नोट्स के माध्यम से समझने का और क्लैरिटी के साथ प्रयास कर लेंगे। ठीक है, अब तक के लिए हम इस क्लास को अब जो रोकते हैं, और आगे के लिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत दिन से ये सब्सक्राइब थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा था, पर अब मैंने इसे करेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने इस चीज़ को करेक्ट किया है, वैसे मुझे लगता है आप लोग भी अपनी बहुत सारी गलतियों को करेक्ट करें, कि सब्सक्राइब नहीं होता, सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें। थैंक यू।